हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेव क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। हमने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, उसमें बॉन्ड क्लीवेज दो तरह से होता है, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फिर हमने उसमें बताया था अटैकिंग रिएजेंट, वो भी दो तरह के होते थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसके आगे हमें आज पढ़ना है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर कई तरह के पढ़ना है। पहला हम लिख ले रहे हैं कार्बोकैटायन। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन, तीन तरह के हम लिखते हैं। तो कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायन ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, किसी रिएक्शन के मध्य में कोई ऐसी स्पीशीज बने जिसमें कार्बन पर प्लस चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस स्पीशीज को नाम दिया जाता है कार्बोकैटायन। जैसे एक एग्जांपल हम देखें आपके सामने, टर्सरी हैलाइड हमने ले लिया है और पोलर सॉल्वेंट ले लें। पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच हेटेरोलिसिस होगी, क्योंकि इस पेडल नेगेटिव पार्ट, इस पेडल पॉजिटिव। हेटेरोलिसिस होगी, फिर टूटेगा और बाहर निकल जाएगा X माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में यहाँ हेटेरोलिसिस होगी। X पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, तो इसको हम लोग नाम देंगे कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसा SN1 रिएक्शन में आप लोग साथ पढ़े होंगे 12th क्लास में। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो आप सब बताएं प्रॉपर्टीज। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कार्बन के पास, गिनिए सभी लोग, कितने गिनने हैं गिनिए। चलिए हम लोग गिनते हैं। देखो कार्बन के खुद के कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। एक प्लस है, मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कितने ने छीन लिया है, वो हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने छीन लिया, तो 4 में से 3 ही बचेंगे। अच्छा, 3 तो खुद के थे और 3 इन एल्काइल की तरफ से शेयरिंग से आ जाएंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, 6। 3 तो ये खुद के और 3 हैलाइड की तरफ से आएगा, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बोकैटायन में। कहीं भी कोई कार्बोकैटायन बनेगा उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमेशा। तो हम पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस। दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। लिखेंगे बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें लिखना हो तो देख लीजिए, 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड होंगे। जब इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पेयर्ड होते हैं, और जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, अगर ऑड नंबर में हो, 7 होते, 5 होते, तब ये कैसा बिहेव करता, पैरामैग्नेटिक। फिलहाल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पेयर्ड होंगे तो ये डायमैग्नेटिक
ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोकेटायन। तो देखो इसमें डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गई कार्बोकेटायन की बात। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। दूसरा इंटरमीडिएट हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, देखिए कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। जैसे ये कार्बन मीथेन है हमारा, ठीक है, इसमें होमोलिसिस हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच होमोलिसिस, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन अपना, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा और H रेडिकल बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, समझिएगा। इस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसकी, हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज। तो आप बताइए कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो 4 इसके खुद के होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से मिलेंगे। तो टोटल कितने दिख रहे हैं आप? 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला पॉइंट, 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस सेल। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की इसमें अभी कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ठीक था। तो 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए बिहेव करता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह। तो हम अगला पॉइंट इसमें लिख दे रहे हैं, behaves as electrophilic reagent। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। अगला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें भी 3 सिग्मा होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइज। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। 7 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन दोनों ही डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्बोएनायन। तीसरा इंटरमीडिएट हमें पढ़ना है यहाँ पे कार्बोएनायन। कार्बोएनायन समझो क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हेट्रोलिसिस हो जाए, समझना, कार्बन और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम मेटेलिक होता है, डेल प्लस रहेगा, कार्बन पे डेल नेगेटिव रहेगा। समझिएगा, ये बन जाएगा जब भी इसके कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा और मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन
चला जाएगा कुछ इस तरह से, हम दिखा देंगे MgBr मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन 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 और माइनस चार्ज, CH3 माइनस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको नाम दिया जाता है कार्बे एनायन, ठीक। जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कार्बे एनायन बोल देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो कार्बन के पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से छीन लिया तो कितने हो गए 5, और 3 हाइड्रोजन की तरफ से शेयरिंग से मिल जाएंगे तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। अच्छा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, हालांकि इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो हमारे बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो ये sp3 और कभी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दोनों तरह से पाया जाता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है अभी आगे हमको ठीक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अब बात करें डायमैग्नेटिक या पैरा, तो 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इवन इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। नोट कर लीजिए डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे में बन सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, बहुत ही आसान है ये। अब हम अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम पहला इफेक्ट पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में आई इफेक्ट के नाम से जानेंगे, आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। समझिए क्या होता है, कैसे बताते हैं। कभी बचपन में गांव आ गए तुम लोग? विदेश से तो नहीं हो ना सभी लोग? चलो बताते हैं गांव में क्या होता है। देखो गांव में क्या होता है, जो ठंडी उंडी होती है जब, तो लोग घर के बाहर क्या करते हैं, आग जला के बैठते हैं सभी लोग। तो होता क्या है, आग तो एक बहाना होता है, लोगों को आपस में बात करना होता है, सब आपस में चर्चा करते हैं देश को लेकर, कोई मोदी को बताएगा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, कोई योगी को गाली देगा, कोई किसी को गाली देगा, सब देश हित के बारे में बातें करते हैं। अब तुम सोचो वहां पे तुम हो, छोटे से एकदम बच्चे हो अभी, ठीक है। तो बचपन में कभी तो ऐसा किया होगा या देखा होगा कि जब बड़े बूढ़े लोग बैठ के हाथ वगैरह सेक रहे होते हैं, छोटा बच्चा जाएगा, कोई लकड़ी छोटा सा पा जाएगा डंडा, तो जाके उसमें आग में ऐसे लगाएगा, उसके बाद सबको ऐसे ऐसे करेगा, लगा देंगे। ऐसा किया है कभी? नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो तुम बड़े दुर्भाग्य वाले हो, फिर बचपन में तुमने मुझे नहीं किए होंगे। किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब कर लेना, क्या दिक्कत है, बड़े हो गए तो क्या। चलिए ठीक है, बताते हैं काम की बात। मान लो जैसे मैं एक लोहे का राड है, मान लो ये लोहे का राड है मेरे पास, और इसको आग में हम ऐसे डिप करें, ठीक है। मान लो यहाँ पे आग जल रही है, हम उसमें ऐसे, तो जाहिर सी बात है जो हिस्सा आग में होगा, मान लो ये आगे का हिस्सा था, ये आग में था, ये ज़्यादा गर्म होगा, और जो हिस्सा हम पकड़ रखे हैं वो थोड़ा कम गर्म होगा। और तुम देखोगे कि जो हिस्सा आग में है उससे जैसे मेरे हाथ की तरफ बढ़ोगे तुम लोग, धीरे धीरे मेरे हाथ की तरफ बढ़ोगे, तो धीरे धीरे उसका हीटिंग इफेक्ट कम होता जाए। सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हिस्सा आग में है,
उसके ठीक बगल में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मेरे हाथ की तरफ, ये हीटिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। समझना कैसे, केमिस्ट्री की भाषा में। देखिए, अगर हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ले लें इस तरह से, ये कैसे बॉन्ड है, इनमें आप जब होमोएटॉमिक के बीच बॉन्ड होते हैं तो उसे हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। लेकिन जैसे इसके ठीक बगल में हम क्या करें, एक पोलर बॉन्ड Cl लगा दी, तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, कार्बन और क्लोरीन के बीच पोलर बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है जब दो एटम के बीच, और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसे पोलर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझना। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब देखना एक चीज समझना, इस कार्बन कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, एक नॉन पोलर बॉन्ड था, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देख करके इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हल्का सा इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पर भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसको देखकर यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस वाले कार्बन से ये लोग दूर बढ़ेंगे, ये इफेक्ट कम होता जाएगा, और 3 से 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। तो अब एक चीज देखो, इस पोलर बॉन्ड की वजह से इन नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलैरिटी जनरेट हो गई, तो इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानेंगे। ऐसा किसने किया, ऐसा क्लोरीन ने किया। अगर क्लोरीन ना होता तो यहाँ किसी भी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता। एक अकेले क्लोरीन के आने से पूरे नॉन पोलर बॉन्ड्स में पोलैरिटी डेवलप हो गई, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। हम बोलेंगे ये Cl का इंडक्टिव इफेक्ट है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी को इंड्यूस करा दिया है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, हम लिख सकते हैं, लिखेंगे polarity induced in non-polar covalent bond, polarity induced in non-polar covalent bond due to presence of polar covalent, presence of adjacent लिख देंगे, presence of adjacent polar covalent bond। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एडजेसेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाती है, उसे हम लोग नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हम बोलेंगे यहाँ पे Cl के आई इफेक्ट की वजह से इन नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। और इसकी खास बातें लिख लेते हैं। क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, इसीलिए पार्शियल चार्ज दिख रहा होगा, कहीं पे पूरा प्लस, फुल्ली प्लस नहीं दिख रहा होगा। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस तो है लेकिन पार्शियली डिस्प्लेस। ठीक, थोड़ा सा इसकी तरफ खिसके हैं, थोड़ा सा इधर इधर अट्रैक्शन एक तरह से क्लोरीन की तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन पार्शियल है। तो हम लिखेंगे देयर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक, इसके बाद हम लोग रेजोनेंस जो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक, और ये परमानेंट इफेक्ट है, लिख देंगे इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये हमेशा रहेगा, परमानेंट इफेक्ट। और लिखेंगे
it has no effect after 3 or 4 कार्बन। 3-4 कार्बन के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। अच्छा, एक चीज और समझो, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, इससे थोड़ा बढ़ेंगे मैग्नीट्यूड घटेगा, और बढ़ेंगे मैग्नीट्यूड और घटेगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। हम बोल सकते हैं जो Cl का इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ जैसे जैसे हम इस बॉन्ड से, इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से दूर जाएंगे, इसका जो इफेक्ट है वो घटता जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। आई इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। ठीक है, और एक खास बात बता देता हूं, लिख लीजिए। आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is considered to be 0। जो हाइड्रोजन है उसका जो आई इफेक्ट है वो 0 कंसीडर किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, हम इसके बाद पढ़ते हैं। नोट करिए इसको तुरंत। ठीक है, इसके आगे बढ़िए। जो आई इफेक्ट है वो दो तरह का है। एक हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, दोनों को उदाहरण से समझते हैं, किसे हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे और किसे हम माइनस आई इफेक्ट बोल देंगे। समझिए। ये जो हमने जेड लगाया है, ये कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। अब देखना खास बात क्या होती है, अगर इस जेड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम हो तो इस पर आएगा डेल प्लस और इस पर आएगा डेल माइनस। कब हम लिखेंगे, इफ जेड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जेड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन की तरफ खिंचा रहेगा, जेड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो जेड है वो अपनी तरफ से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, पुश कर रहा है, तभी तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजे, इलेक्ट्रॉनों को पुश करे, तो हम उसे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप बोल सकते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे जो जेड है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये अपनी से इलेक्ट्रॉनों को दूर की तरफ भेजेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा तभी होगा जब जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर इस जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो तो इस पर नेगेटिव और इस पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इफ जेड इज more
इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तब Z क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो कार्बन और Z के बीच बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अपनी तरफ Z अट्रैक्ट करेगा, खींच के रखेगा। तो जब कोई भी ग्रुप कार्बन चेन से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा, तो वो इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे जो Z है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे Z माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब हो गया टू पुल द इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, टू पुल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे। और प्लस आई का मतलब हो गया टू पुश द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हमेशा धक्का देंगे, फेंक के मारेंगे, टू पुश द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कौन बोला जाएगा प्लस आई और कौन बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जैसे हैलोजन वगैरह हैं, ठीक है, हैलोजन है, OH है, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं, ये सब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये सब ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। जबकि एल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, ये सब प्लस आई इफेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे एक नोट करके हम लिख लेंगे, याद रखेंगे, आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इज कंसीडर्ड टू बी प्लस आई इफेक्ट। जो एल्काइल ग्रुप है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसे हम प्लस आई इफेक्ट में रखते हैं हमेशा, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर इस पर बेस्ड एप्लीकेशन करते हैं, मतलब कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें सॉल्व करना है। तो नोट करिए इसको। एप्लीकेशन डाल लीजिए। एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अभी जो इंटरमीडिएट हमने कार्बोकेटायन पढ़ा है उसकी स्टेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम लोग करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। एक उदाहरण लिखते हैं हम। ठीक, चार हैं इस एग्जाम्पल में, चार कार्बोकेटायन हमने बना दिए, इनके नाम हम ABC रखे दे रहे हैं, ठीक है। और इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमें अरेंज करना है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम, तो चलो बताते हैं। स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, पूरी केमिस्ट्री में लगभग हर जगह चलेगा ही, ठीक है। देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट, हम लिखेंगे जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। ये बात ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, हमेशा उल्टा चलेगा हमेशा, ठीक है। तो एनर्जी कैसे देखेंगे समझिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दूसरा पॉइंट, जिस एनायन पे चार्ज ज़्यादा होता है
वहां एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। चार्ज जो है वो एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमें पता है एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। तो आपको अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड चेक कर लीजिए। जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी, और जहां चार्ज कम होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम चार्ज कैसे देखें, समझते हैं इसको। देखिए, एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। कहीं पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज, और इस पर हम इलेक्ट्रॉन फेंक के मार रहे हैं। जैसे मान लो एक ग्रुप था, उसने इस पर इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे, और सबको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन फेंक के मार देंगे तो उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर हम फेंक के मार दें तो इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो एनर्जी घटेगी, और जब एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं लिख सकता हूं यहां पे एनर्जी डिक्रीजेज, और एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेगा कौन, इलेक्ट्रॉन को कौन पुश करता है, कौन धक्का मारता है। तो हम बता दें आपको फिर से, प्लस आई इफेक्ट वाले जो भी ग्रुप होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारते हैं। तो अगर कहीं प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारेगा पॉजिटिव की तरफ, और वहां मैग्नीट्यूड घट जाएगा, चार्ज का एनर्जी घट जाएगी, तब जाके स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि किसी कार्बोकेटायन के आसपास अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लग गया है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि वहां चार्ज का मैग्नीट्यूड फिर घट जाएगा। यही इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और कोई इससे इलेक्ट्रॉन को छीन ले अपनी तरफ, जैसा कि माइनस आई इफेक्ट वाले करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं अपनी तरफ, खींच लेते हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था और वहां से और इलेक्ट्रॉन आप छीन लोगे तो मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आप लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मैं लिख सकता हूं एनर्जी इंक्रीजेज, और कहीं भी अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। हम लिख देंगे स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई, अगर कहीं कार्बोकेटायन है, ये पॉजिटिव का मतलब है कार्बोकेटायन है, उसके आसपास प्लस आई इफेक्ट लगा है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और वही कार्बोकेटायन के पास अगर कोई माइनस आई इफेक्ट लगा हो तो स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के। जहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और जहां माइनस आई होगा वहां कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा। तो चलो निकालते हैं इन चारों में। अब आप बताइए एल्काइल ग्रुप, अभी हमने एक पॉइंट लिखा था, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। समझिए, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, दो है, तीन एल्काइल ग्रुप हैं, तीन प्लस आई इफेक्ट लगे हैं। ये एल्काइल इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारेगा पॉजिटिव की तरफ, ये मारेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करा देंगे बिल्कुल एकदम इसकी तरफ। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत घट जाएगा, जबकि यहाँ पे दो लोग हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन भेजने वाले, और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कोई नहीं, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई यहाँ पे होगा, तीन ग्रुप हैं, तो मैं ऐसे बड़ा सा प्लस आई यहाँ पे बना देना, मतलब प्लस आई या बोले इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है। यहाँ पे दो एल्काइल की वजह से, यहाँ 3 थे यहाँ 2 हैं, तो थोड़ा कम होगा,
प्लस आई का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई का मैग्नीट्यूड और घट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, मैं काट दे रहा हूँ। तो आप खुद सोचिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, तो जहाँ प्लस आई सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर अरेंज करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ए, फिर बी स्टेबल होगा, फिर सी और फिर डी। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर एनर्जी ऑर्डर लिखना हो तो ठीक इसका उल्टा आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं अब कुछ एग्जांपल आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, लिख लिए होंगे सब लोग। अब अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो इस पे आपके सामने। ठीक, जैसे 4 एग्जाम्पल लिखे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया मैंने, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, और इसमें मैंने कोई फ्लोरीन नहीं लगाया। ठीक है, चलिए अब इनका हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर पे, चलिए निकालिए सभी लोग। हम बता दें आपको, फ्लोरीन हैलोजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, उसी हिसाब से ऑर्डर निकालिए सभी लोग। आप जानते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पे देखते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज जिस पर, इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज, उसके ठीक पास में फ्लोरीन लगा है, इसलिए इसका माइनस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ थोड़ा दूर हो गया, मैग्नीट्यूड और घट जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पॉजिटिव और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के बीच, इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, यहाँ ये इफेक्ट और कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। तो एक चीज समझिए, अभी आपने पढ़ा है जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। तो जहां माइनस आई ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ माइनस आई सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर इन सभी के हम नाम रख दें, ए, बी, सी और डी, तो इन सभी में सबसे लेस स्टेबल जो होगा वो ए होगा, वही सबसे मोर स्टेबल डी होगा, क्योंकि इसमें कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। जहां माइनस आई नहीं होगा वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। तो जहां माइनस आई होगा वहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा घट जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, नोट कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटाइन को हमेशा प्लस आई स्टेबल कराता है, माइनस आई अनस्टेबल कराता है। ठीक, एक उदाहरण और मैं कर लेता हूं यहीं पे।
चलिए समझते हैं। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल हैं मेरे पास, ए बी सी, 3 एग्जाम्पल। ठीक, समझते हैं। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो माइनस आई इफेक्ट लगे हैं एकदम पास में पॉजिटिव के। ठीक है, हालांकि हाँ फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट भी है जो आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन हैलोजन के केस में, खासकर फ्लोरीन के केस में, प्लस एम माइनस आई के सामने बहुत ही लेस इफेक्ट वाला होता है, कोई काम नहीं करता, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दो माइनस आई है, माइनस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला नहीं है। तो आप उसका उत्तर तो समझ गए होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा, फिर बी होगा, उसके बाद ए होगा। जहाँ माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की हमेशा कम होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। अगला एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनॉन। कार्बेनॉन की स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर से 3 एग्जाम्पल हम लिखेंगे। ठीक है, 4 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, समझते हैं कैसे करेंगे। देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी आपने देखा जहां भी चार्ज ज़्यादा होगा वहां एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहां एनर्जी ज़्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है, चेक करते हैं, समझिएगा। कहीं एनायन है और एनायन के ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन फेंक के मारो, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज होता है और एनायन भी नेगेटिवली चार्ज है, और उस पर इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेंगे, तो जाहिर सी बात नेगेटिव पे आप नेगेटिव चार्ज फेंक के मारेंगे, कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, चार्ज ऐड हो जाएगा। हम बोलेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। ठीक है, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीजेस। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फेंक के कौन मारता है आपको पता होगा, प्लस आई इफेक्ट वाले लोग इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने से दूर भेजते हैं, पुश करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कभी भी अगर प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा उसकी नेगेटिव की तरफ, मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कहीं एनायन के ठीक बगल में प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को घटा देता है। ठीक है, यही इसका उल्टा देख लेते हैं, कहीं एनायन है और उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले, कोई खींचे अपनी तरफ, पुल करे, जैसा कि कौन करता है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप करते हैं। जो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को हमेशा खींचते हैं, पुल करते हैं।
तो आप खुद बताएं, नेगेटिव चार्ज जहां कहीं हो और वहां से इलेक्ट्रॉनों को आप खींचे अपनी तरफ, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चार्ज का घट जाएगा। हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। मैग्नीट्यूड घट जाएगा तो एनर्जी भी घट जाएगी, एनर्जी डिक्रीजेस। एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब हमको कंक्लूजन ये मिला, अगर कहीं एनायन है उसके बगल में प्लस आई है तो स्टेबिलिटी घट रही है, और कहीं एनायन है उसके बगल में माइनस आई है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख सकता हूँ, जो स्टेबिलिटी है कार्बोनाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट। नोट कर लीजिए पॉइंट, डायरेक्ट इसी से उत्तर हम निकालेंगे। तो हमको ये समझ में आया, अगर कहीं पॉजिटिव है, कार्बोकेटायन है, तो प्लस आई वाला स्टेबल करा रहा था, वही कार्बोएनायन है तो माइनस आई वाला स्टेबल करा रहा है। तो याद रखना, नेगेटिव को नेगेटिव वाला स्टेबल कराएगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव इफेक्ट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए ऑर्डर लिख लेते हैं, ABCD नाम डाल लेते हैं मैं इसका, और इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। तो एल्काइल ग्रुप आप सभी जानते हैं कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और इसमें तीन एल्काइल ग्रुप हैं, तो जो प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा रहेगा। वही जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो जो आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा कम रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव प्लस आई का और घट जाएगा। और यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट आपका नहीं है, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 लिया जाता है। तो आप अभी देखें, स्टेबिलिटी जो है कार्बोनाइन की वो प्लस आई से इनवर्सली है, तो जहाँ प्लस आई कम होगा या नहीं होगा वहाँ एनायन ज्यादा स्टेबल होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा D, फिर C, फिर B, और उसके बाद A। ये हो जाएगा इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। नोट कर लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हम अगला एप्लीकेशन करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। इसको मैं A लिख दे रहा हूँ, B लिख दे रहा हूँ और इसे C लिख दे रहा हूँ। ABC 3 एग्जाम्पल है, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें अरेंज करना है। देखो कार्बोनाइन है और उसके ठीक पास में ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, तीनों में फ्लोरीन लगा हुआ है, तो हमें इसी का माइनस आई इफेक्ट चेक करना है। यहाँ एनायन के ठीक पास में माइनस आई लगा हुआ है, ठीक जस्ट उसके अगले कार्बन पे, तो यहाँ पे माइनस आई का जो मैग्नीट्यूड है वो इस नेगेटिव आयन के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास में लगा हो। जैसे इससे दूर जाएगा ये मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, और दूर गया ये मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो माइनस आई इफेक्ट है नेगेटिव आयन से दूर जाएगा इसका मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। और हम जानते हैं
जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन एनायन की वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली होती है। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सब बहुत ही स्टेबल होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों में स्टेबल पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो हम लिख देंगे ए, लिखेंगे बी, लिखेंगे सी। आंसर नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग अगला एप्लीकेशन यहीं पे कर लेते हैं। हेडिंग आ लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। 3 एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने। रूल में स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। चलो जैसे 3 हमने लिखे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज बताएं आपको, जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव का मतलब है ये लेस स्टेबल होते हैं, और इनकी लेस स्टेबिलिटी क्या बोले हाई रिएक्टिविटी का जो कारण होता है वो होता है इनके इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी। 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में तो ये स्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो इनकी रिएक्टिविटी का जिम्मेदार है, कारण है इनकी अनस्टेबिलिटी का। तो अगर ये कमी किसी तरह से पूरी हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉनों की कमी को जो भी ग्रुप अगर पूरा कराएंगे तो हम बोल देंगे कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इनकी इस कमी को और बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, इनसे छीन ले, तो वो इसको और लेस स्टेबल कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पॉइंट, जो स्टेबिलिटी है कार्बन फ्री रेडिकल की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट। अब इस चीज को समझना, प्लस आई इफेक्ट वाले ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखें, इस कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, ये भेजेगा, ये कुछ 3 ग्रुप मिलकर के इस कार्बन इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है उसको घटाएंगे, जबकि यहाँ 2 लोग ऐसा कर पाएंगे और यहाँ 1 करेगा। तो यहाँ पे सबसे कम डिफिशियंसी होगी, या हम बोल सकते हैं 3 प्लस आई का मैग्नीट्यूड हाई रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा। तो जहाँ प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो ठीक कार्बोकैटायन जैसा ही चलता है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा और उसका एप्लीकेशन किया। इसमें 3 ही एप्लीकेशन अभी हमने पढ़े हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। ठीक वैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल के भी स्टेबिलिटी चलती है, जबकि कार्बन एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई के डायरेक्टली चलती है, प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली चलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं सामने लाइव क्लास लूंगा आज, तो आप लोग उसमें मुझसे पूछ सकते हैं आज के लेक्चर में जो भी डाउट्स। ठीक है बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए आप सब, ठीक है। सेलेक्ट हो जाइए, अच्छी जगह जाइए, नाम ऊंचा करिए हमारा, आपका, सबका, ठीक है। थैंक यू।